मित्रों नमस्कार। अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद और उत्तर पूर्व के प्रभारी माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन आदरणीय संबित जी से है कि आपको संबोधित करें। धन्यवाद आदरणीय संजय जी। मीडिया के सभी बंधुओं का बहुत अभिनंदन एवं सभी को नमस्कार। आज सुबह से जब हम मीडिया देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं और टीवी देख रहे हैं तो मुख्यतः दो समाचार, दो खबरें सुर्खियों पर है। पहला खबर है राहुल गांधी विदेशी भूमि में जाकर वही करते हैं जो वो कई दशकों से करते आ रहे हैं, भारत की बेइज्जती और भारत का अपमान। अमेरिका में राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया है। ये कोई नई बात नहीं है, पहली बात नहीं है, ये एक सुर्खी है आज की। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर है कि आज से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता चोर मचाए शोर, ये देश के भिन्न भिन्न भागों में जाकर आज से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मां बेटे को बचाने के लिए। जो ईडी ने सोनिया जी और राहुल जी को नामांकित किया है, बाय नेम मेंशन किया है अपने चार्जशीट में, उन दोनों के खिलाफ जो कार्यवाही हो रही है कोर्ट में, अभी सुनवाई है 25 तारीख को, और आगे जो कार्यवाही होने की संभावनाएं हैं, दोनों जेल जा सकते हैं और जाना भी चाहिए। जब देश को लूटा है तो जेल जाएंगे ही। वैसे में पूरे देश में एक माहौल बनाने का, एक अशांत माहौल बनाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी। आज इन दोनों विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। राहुल गांधी ने अमेरिका में किस प्रकार से भारत और इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश की, मैं उस विषय पर आऊं, मगर उससे पहले मैं राहुल गांधी जी को एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं और देशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति और इनकी माताश्री 50,000 के मुचलके पर बेल पर बाहर हो, वो जाकर विदेश की धरती पर हिंदुस्तान को अपमानित करे और उन्हें लगता हो कि लोग उस पर विश्वास करेंगे, तो वो उनका भ्रम है। Those who are out on bail of 50,000 rupees, if they feel that they can destroy the image of this great democracy by speaking outside of this country, then they are totally on the wrong side of the line. आप सभी जानते हैं कि 2018 में जब मां बेटे को नेशनल हेराल्ड की केस में बेल मिला था, 50,000 रुपए की श्योरिटी पर दोनों को बेल मिला था। और जब ये बेल मिला था उस समय एक जश्न भ्रष्टाचार, बैंड बाजा के साथ मां बेटे बेल पाकर कोर्ट से अपने ऑफिस तक गए थे। तो उस समय भी हमने कहा था दिस इज नथिंग बट सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन, ये भ्रष्टाचार का जश्न है। और आज भी ब्लेटेंट जश्न मनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी और के केस को आप जानते हैं, को वर्षों से इसको लोकतांत्रिक तरीके से जनता के सामने रख रहे हैं कि किस प्रकार से मां और बेटे सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने यंग इंडिया नामक एक कंपनी बनाई जिसके कि 76% के दोनों स्टेक होल्डर थे। और 76% के स्टेक होल्डर होने के बाद नकली कंपनी से लोन लेकर 1 करोड़ का, डोटेक्स इंडिया से लोन लेकर मात्र 50 लाख रुपए दिया एजेएल को, जो कि होल्डिंग कंपनी है नेशनल हेराल्ड की, और 50,000 के एवज में 5,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है एजेएल की पूरे देश भर में, उसका मालिकाना हक अपने पास ले लिया। शांति भूषण, मार्कंडेय, काटजू जैसे शेयर होल्डर को इससे दूर रखा गया, उन्होंने भी आपत्ति की थी। मगर विषय यह नहीं है जो कांग्रेस के खड़गे जी कह रहे हैं, चिदम्बरम जी आज कहने वाले हैं और कह भी रहे हैं कि ना कोई संपत्ति बेची गई, ना कोई संपत्ति वहां से हिला, तो कोई गड़बड़ी हुई कैसे? गड़बड़ी यूं हुई कि ईडी की चार्जशीट चिदम्बरम साहब पढ़े होंगे, वो पढ़ते तो हैं मगर उन्होंने वो पोर्शन डिलीट कर दिया है। ईडी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है एजेएल की, चाहे वो बहादुर शाह जफर मार्ग पर हेराल्ड बिल्डिंग हो, चाहे वो लखनऊ में उनकी प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी हो,
चाहे वो भोपाल में उनकी प्रॉपर्टी हो। कल माननीय अध्यक्ष जी हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी बहुत ही ल्यूसिड एंड सुंदर तरीके से हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से धांधलेबाजी चल रही है नेशनल हेराल्ड की, उस विषय को हिमाचल प्रदेश की भूमि पर ही रखा, चाहे हिमाचल प्रदेश की प्रॉपर्टी हो। इन सब प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी तो वही है, मगर ये प्रॉपर्टी को जरिया बना करके, इस प्रॉपर्टी को औजार बना करके प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरेट किया जा रहा था। अब नेशनल हेराल्ड तो 2008 में छपना बंद हो गया, तो ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कैसे बना, वहां से उगाई कैसे हुई? आप देखिए, एक बिल्डिंग है बहादुर शाह जफर रोड में, और एक अखबार वहां पहले छपती थी। तो इन्होंने क्या किया, बोगस एडवर्टाइजमेंट, हम नेशनल हेराल्ड में एडवर्टाइजमेंट देंगे और उस एवज में 38 करोड़ रुपया जो है ये मां बेटे ने ले लिया। 38 करोड़ रुपए मां बेटे ने लिया है बोगस एडवर्टाइजमेंट के लिए। क्या एडवर्टाइजमेंट ना, हम नेशनल हेराल्ड में एडवर्टाइजमेंट देंगे। जब लिस्ट देखा ईडी ने तो किसका एडवर्टाइजमेंट है, कोई गुड्डू सिंह है, कांग्रेस पार्टी का कोई छोटा सा नेता है, और उसने बोला है मेरे बेटे के जन्मदिन की बधाई मैं दूंगा उस पेपर में, और किसी ने उसके लिए मैं 50 लाख रुपए देता हूं। अरे जब पेपर ही छप नहीं रहा है तो एडवर्टाइजमेंट कहां दोगे? तो ये जो बोगस एडवर्टाइजमेंट है उसके नाम पर 38 करोड़ रुपया लिया है। ठीक उसी प्रकार बोगस डोनेशन कि हम नेशनल हेराल्ड के लिए डोनेशन देना चाहते हैं, और कई लोगों ने डोनेशन दिया। एक बहुत बड़ी लिस्ट बना करके 18 करोड़ रुपए डोनेशन का जनरेट किया, मगर जब डोनर लिस्ट देखा गया तो लिस्ट ही नहीं है। किसने दिया भैया ये डोनेशन? जब अखबार ही नहीं छप रहा है तो काहे का डोनेशन? तो 18 करोड़ रुपए बोगस डोनेशन आपने लिया है। और बोगस एडवांस रेंट, बिल्डिंग है नेशनल हेराल्ड की बहादुर शाह जफर मार्ग पे, सबसे बड़ी बिल्डिंग है। हम रेंट लेंगे इस बिल्डिंग में, कल से हम यहां पर कॉमर्शियल एक्टिविटी शुरू करेंगे, यह करके लगभग अनेकों कंपनियों ने 38 करोड़ रुपए डोनेट कर, मतलब एडवांस रेंट दे दिया कि हम अगले महीने से वहां अपना कॉमर्शियल गतिविधि आरंभ करेंगे। मगर किसी प्रकार का कॉमर्शियल गतिविधि वहां नहीं है। जब चेकिंग किया गया तो ये जो 18 करोड़ रुपए का बोगस डोनेशन है, ये जो एडवांस रेंट है 38 करोड़ रुपए का, और जो 29 करोड़ का बोगस एडवर्टाइजमेंट है, ये सारे पैसे कहां गए? कुल मिलाकर के ईडी कहती है ये प्रोसीड ऑफ क्राइम्स जो है ये 988 करोड़ का है। ये 988 करोड़ का बोगस डोनेशन आखिरकार मां बेटे के जेब में गया है। तो मां बेटे को लगता है कि वो बच जाएंगे, तो गलत है। दे आर नॉट गोइंग टू बी एक्सक्यूज्ड एंड दे आर नॉट गोइंग टू बी सेव्ड। द लॉ इज गोइंग टू टेक ओवर एंड कैच देम। कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये हमने सुना है, और होते ही है, ये नहीं छूटने वाले हैं। और यही फ्रस्ट्रेशन है, राहुल गांधी जी का यही फ्रस्ट्रेशन है भारत के महान लोकतंत्र को अपमानित कर रहे हैं, उसे बदनाम कर रहे हैं। बॉस्टन के ब्राउन यूनिवर्सिटी में उनका कोई लेक्चर होना है, वो लगभग 3 दिन की ट्रिप। जब यूएस के उपराष्ट्रपति भारत में है, उस समय यूएस की भूमि में जाकर भारत के लोकतंत्र के खिलाफ कहना, यह आदत ऐसी ही है कांग्रेस पार्टी की। आप याद करिए, जब कॉमनवेल्थ उस समय भी यूएस में जाकर में भारत के खिलाफ राहुल गांधी और उनकी तमाम जो उनके नेतागण हैं वो कह रहे थे। राहुल जी अमेरिका में जाके इलेक्शन कमीशन को वो कहते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में जिस प्रकार का मतदान हुआ वो एक फर्जीवाड़ा था। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को और उनके अलाइज को जीतना नहीं था, और कहीं कहीं इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ समझौता। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी झारखंड भी तो उसी समय क्या आपने इलेक्शन कमीशन के साथ झारखंड में समझौता किया था? आप एक बार सोरेन जी से पूछिए, क्या उन्होंने समझौता किया था इलेक्शन कमीशन से? प्रियंका वाड्रा उसी चुनाव में जो बाई इलेक्शन समय उसी काल का इलेक्शन हुए थे, उस बाई के सदन में आई पैलेस्टाइन का बैग टांग करके। आप बताइए, क्या प्रियंका वाड्रा ने
रॉबर्ट वाड्रा की मध्यस्थता से इलेक्शन कमीशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया तभी उसकी जीत हुई, या वो अपने मेहनत पर जीत कराई? आप ये बताइए कि 240 सीट जब भारतीय जनता पार्टी को विगत लोकसभा 2024 के लोकसभा में जब हमें 240 सीट और आपको 99 सीट मिली, तो आपने पूरे देश में और सदन में भी ढिंढोरा पीटा कि ये भारतीय जनता पार्टी की हार है और ये कांग्रेस पार्टी की जीत है। तो वॉज द इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज देन? आपने ये जो जश्न मनाया था, क्या हम कॉम्प्रोमाइज थे? और ठीक उसी प्रकार महाराष्ट्र में लोकसभा में हमें 9 सीटें मिली और आपके गठबंधन को हमसे अधिक मिली थी। तो वो इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज देन बाय? इस प्रकार से आपने पूरा सेलिब्रेशन किया, क्या इसके पीछे आपका किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज था इलेक्शन कमीशन के साथ? किस प्रकार से यह संभव हुआ? क्योंकि भारत में आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, भारत में आज सजीव लोकतंत्र है, इसी कारण यह संभव हुआ। विदेश की भूमि में जाकर भारत पर इस प्रकार हमले करने वाला राहुल गांधी याद रखे कि वो 50,000 की बेल पर बाहर है, वो गुनहगार है, वो भ्रष्ट है, उसने चोरी की है, डकैती की है। नेशनल हेराल्ड का केस चोरी का केस नहीं है, डकैती का केस है। 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मात्र 50 लाख रुपए देकर और 440 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स गबन करके उसे चोरी और भ्रष्टाचारी नहीं कहते हैं, वो डकैती होती है। मां बेटे ने डकैती की है और डकैती करने के बाद इनकी इतनी हिम्मत है कि विदेश की भूमि में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाते हैं। राहुल गांधी, आपसे नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान में राजनीति, तो जाकर के किसी और देश से चुनाव लड़िए, मगर जिस थाली में खाते हैं अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। यू आर अ ट्रेटर। राहुल गांधी ट्रेटर हैं, केवल इसलिए नहीं क्योंकि विदेश की भूमि में जाकर देश की संस्थाओं का अपमान करते हैं और देश के लोकतंत्र को हीन बताते हैं, वो इसलिए भी ट्रेटर है क्योंकि देश की संपत्ति का करोड़ों करोड़ रुपए नेशनल हेराल्ड के माध्यम से उन्होंने गबन किया है और केवल अपने सहूलियत के लिए, अपने आराम के लिए गबन किया है। और याद रखिए राहुल गांधी, आप और आपकी माताश्री बचने वाली नहीं। ईडी के गुस्से को ईसी पर निकाल रहे हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के गुस्से को आप इलेक्शन कमीशन पर निकाल रहे हो। इससे कुछ नहीं होगा। 2 दिन आप पन्नों पे छपोगे, अखबारों में आओगे, मगर ईडी आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि तथ्य के आधार पर एजेंसीज काम करते हैं और तथ्य ओपन एंड शट केस का है। यह जो नेशनल हेराल्ड का केस है, ये ओपन एंड शट केस है जिसमें मां बेटे ने लूट मचाई है और आपको इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के साथ आप पकड़े जाएंगे और आप जेल के पीछे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। देखिए, वो लीडर विथ नो पोजीशन है। आप कह रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन है, मगर व्यवहार देख के तो लगता है लीडर विथ नो पोजीशन है। अपने पार्टी के अंदर भी पोजीशन नहीं है। आप पूछ लीजिए जाके कांग्रेस वालों से, वो खुद बता देंगे आपको, व्यक्तिगत रूप से बता देंगे राहुल गांधी क्या है। और आप पूछ लीजिए देश की जनता से, जनता तो वोट देकर बता रही है कि इज नो लीडर विथ अपोजिशन। जिसके पास काबिलियत नहीं है वो अनफिट है, पॉलिटिकली अनफिट है। पॉलिटिकली अनफिट मैन ऑलवेज टेक्स द crutches of allegations which are false to prove that he is a leader. जो पॉलिटिकली अनफिट होता है वो हमेशा बैसाखी पकड़ता है गलत सहारों का और गलत एलिगेशंस का, ये प्रूव करने के लिए कि मैं सही हूं। और आज अमेरिका में हो या दूसरे देशों में जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो उनकी नाकामी का ही एक
खिसियापन है। दीपक चौबे। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि 5:30 बजे के बाद जो आंकड़ा है वो इलेक्शन कमीशन ने बताया, जो 65 लाख वोट आए थे, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है। दिल्ली के चुनाव से पहले ये विषय उठाया गया था। आप सब महान पत्रकार हैं, आप सब भी इलेक्शन कमीशन के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बकायदा एक एक विषय का क्रमांक जवाब दिया था। मैं इलेक्शन कमीशन के आधार पर जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूं, मगर वेबसाइट पर और आज भी आप अगर गूगल करेंगे तो जवाब आपको स्वयं मिल जाएगा। एक एक प्रश्न का जवाब दिया है इलेक्शन कमीशन ने। और इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है किसी को किसी प्रकार का संशय है तो हमारा प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, आप आइए, आके पूछिए। उसके बाद कोर्ट के दरवाजे भी खुले हैं। आपको अगर इलेक्शन कमीशन के किसी भी जवाब से तथ्यात्मक जवाब नहीं मिलता है, आपको लगता है, आप हिंदुस्तान के कोर्ट पर भरोसा नहीं करते हैं क्या? आप जाइए, कोर्ट में जाइए, प्रश्न उठाइए। मगर अमेरिका में जाकर हिंदुस्तान का लोकतंत्र कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऐसा केवल देशद्रोही ही कह सकता है, कोई दूसरा नहीं कह सकता। रविकांत राय। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे लगता नहीं है इसको पॉलिटिसाइज करना चाहिए, मगर ये सच्चाई है कि ममता बनर्जी हिंदुओं से नफरत करती है। यही अगर किसी मुसलमान भाई के साथ अत्याचार हुआ होता तो ममता बनर्जी वहां हो हल्ला काट कर 3 दिन से कैंप करके बैठी होती। मगर आज मुर्शिदाबाद में शमशेरगंज हो चाहे धुलिया हो, वहां मां बहनों के साथ, छोटे बच्चों के साथ जिस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, उसको देखने के पश्चात ममता बनर्जी स्वयं एक महिला है, अगर उसके बाद भी उनका दिल नहीं पसीज रहा है, उनको वहां जाने का मन नहीं कर रहा है और वो वहां जा नहीं रही है मुख्यमंत्री होते हुए भी, किसी महिला को गले से लगा के ये नहीं कह रही है कि मैं तुम्हारी आबरू को बचाऊंगी, तुम्हारी आबरू के साथ जो खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है, तुम चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारी बहन हूं। जो पिता और बेटे को, चंदन और हरगोविंद को मार दिया गया, टुकड़े टुकड़े करके मार दिया गया, वो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता थे। ना कम्युनिस्ट पार्टी उनको ओन कर रही है और ना ममता बनर्जी उनको ओन कर रही है, क्योंकि उनका कसूर सिर्फ इतना है कि उनका नाम हरगोविंद और चंदन है। शी हेट्स हिंदूज और इस बात को हमें मानना पड़ेगा। प्रज्ञा, टाइम्स नाउ। See, as far as judiciary is concerned, we firmly maintain the stand of Bharatiya Janata Party that there are clear division of power in the Constitution of India and every institution respects the other institution. Is beautiful democracy of ours. So no comment on the judiciary of India. It's a very good system in India that is in place and we'll all work together for the betterment of this country. That is all. अंकित गुप्ता, एबीपी। देखिए, वो लोडिंग का तो मैं अर्थ नहीं जानता हूं, मगर मैं इतना बता सकता हूं कि जहां तक यूसीसी का विषय है उसमें भारतीय जनता पार्टी बैकफुट में क्यों रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में हमेशा यूनिफॉर्म सिविल कोड के विषय में गर्व के साथ कहा है और केवल भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय को बार बार निर्देशित किया है कि यूसीसी एक बहुत आवश्यक विषय है जिस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है सरकारों का। तो इस पे ये तो हमारा स्टैंड है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। रवि त्रिपाठी जी। देखिए, राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के एजेंट हैं। राहुल गांधी इज द एजेंट ऑफ जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस के चंदे पर राहुल गांधी का धंधा चलता है और जॉर्ज सोरोस ही बताता है इनको कि क्या करना है, कैसे कपड़े पहने हैं, कैसी एक्टिंग करनी है। ये देखिए, ये सारे के सारे आप समझ लीजिए एक बात क्लियरली,
ये जॉर्ज सोरोस इनका ट्यूशन मास्टर है, और ये देश में हिंदुस्तान के लोकतंत्र को कैसे बदनाम किया जाए, कैसे हमारी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाए, हमारा मार्केट कैसे गिर जाए, इसने जॉर्ज सोरोस ने, मेरे मुंह से चोरोस निकल रहा था, जॉर्ज सोरोस ने वो चिन्हित किया है 5-6 लोगों को कि ये राहुल गांधी एक कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ये देशद्रोह कर सकता है, ये अरविंद केजरीवाल, इसको बोलो ये एक्सेल शर्ट पहनेगा, डबल एक्सेल शर्ट पहनेगा, रेनॉल्ड पेन लगाएगा और स्लीपर पहन के राष्ट्रपति के घर जाएगा, बाद में अच्छे से नाचेंगे, बाद में सब कुछ चलेगा, मगर पहले ऐसे सब एक्टिंग करनी है। तो ये सब राहुल गांधी को भी ये टी शर्ट पहनना है, जींस पहनना है, युवा में घुसना है, ये सब सोरोस ने सिखाया है। जाके यूएस में इस प्रकार से भाषण देना है, इंडिया के विरोध में कहना है, मगर इंडिया की जनता बहुत बुद्धिमान है। अब ये जॉर्ज सोरोस की कंपनियां यहाँ नहीं चलने वाली है, अब बंद होगी राहुल गांधी की कंपनी। आनंद पांडे टीवी 9। देखिए, उत्तर है इसका, उत्तर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय, और मुझे लगता है जब पार्टी का पर उत्तर दे चुके, उत्तर देने को कुछ शेष नहीं रहता, ये है जो माननीय नड्डा जी का है। कितना हटके है?